हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है मिड टर्म एग्ज़ाम 23-24 सेशन के लिए। तो जिन बच्चों का ये एग्ज़ाम हो चुका है वो अपने आंसर चेक कर सकते हैं एंड कमेंट करके बताइएगा कैसा गया आपका एग्ज़ाम। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, इसका सोल्यूशन हम करने जा रहे हैं। तो अभी हम इसका सेक्शन ए और बी करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इसके बाकी के सेक्शन कर लेंगे। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये इसका सेक्शन ए आया था। ठीक है, तो हम इसका इंग्लिश मीडियम में करेंगे सोल्यूशन सेक्शन ए का। तो देखिए, सेक्शन ए का सबसे पहला क्वेश्चन था स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर फाइंड करना था। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो सबको ही पता होगा क्या होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं ना, 1 2 3 4 5। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या आएगा? 1 आएगा ना। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो 1 2 3 से स्टार्ट होगा एंड तक, बट सबसे छोटा पूछा है तो 1 है ना। तो इसका आंसर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन सेकंड आपको बोला था ए बी क्यू आर के इक्वल है, बी सी आर पी के इक्वल है और सी ए पी क्यू के इक्वल है। आपको पूछा था कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करा रखे थे आपको। अगर आपने मेरी एक डे बिफोर वाली वीडियो देखी हो तो आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। कमेंट करके बताइएगा कैसा गया। तो ये सारे क्वेश्चंस मोस्टली मैंने करा रखे थे आपको। तो देखो, ए बी क्यू आर के इक्वल है, बी सी आर पी के और सी ए पी क्यू के। तो चाहे तो आप इसे ड्रॉ कर लो। अगर मैं ए बी सी को ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ है ना, तो ए बी के साथ कौन सी साइड, ये ए बी को यहाँ रखा है ना, तो यहाँ पे किसको रखना पड़ेगा? जो इस क्यू आर को। तो ये रख दिया हमने क्यू आर को। इसके बाद बी सी के साथ आर पी। बी सी अगर ऐसे रखी है तो क्यू आर पी ऐसे रखनी पड़ेगी क्योंकि ये इसके इक्वल है। और सी ए अगर यहाँ आ रही है तो क्यू भी ऐसे आनी चाहिए। तो यहाँ पे एक कट लगा दो, यहाँ 2 कट लगा दो, यहाँ 3 कट लगा दो, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। अब या तो अगर ट्रायंगल का नाम ए बी सी है तो हमने 1 से डबल कट पे घुमाया है, तो इसको कैसे घुमाओगे? इसको भी 1 से डबल कट पे क्यू आर पी। तो यहाँ पे ए बी सी के साथ क्यू आर पी दिया है? नहीं दिया। अब इन्होंने देखो, यहाँ से हम मैच करते हैं। इन्होंने दिया सी बी ए, सी बी ए। तो देखो, सी बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड आनी चाहिए? सी बी के कॉरस्पॉन्डिंग आर पी आनी चाहिए। तो यहाँ पे सी बी है तो स्टार्टिंग में आर पी आई, यस आ गई ना। तो यानी ये वाला कॉन्ग्रुएंसी ठीक लिखी है। बाकी को चेक कर लेते हैं। इसकी पी क्यू है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आनी चाहिए थी? पी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग ए सी आनी चाहिए, जबकि यानी इन्होंने पी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग बी सी दी है। तो ये तो नहीं है ना, ये कॉन्ग्रुएंसी पॉसिबल नहीं है। तीसरा, बी ए के साथ सोचो क्या आना चाहिए था? क्यू आर आना चाहिए था, जबकि यहाँ बी ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आया? आर पी आया। तो ये भी कॉन्ग्रुएंसी गलत है। यहाँ पे ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए? इन्होंने पी क्यू लिखा है, जबकि ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए? क्यू आर। यानी तीनों गलत है, ये वाला ठीक है। तो फर्स्ट इसका आंसर होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन। तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड लगा लगा के देखनी है। सी बी के कॉरस्पॉन्डिंग पी आर, तो ये सी बी के कॉरस्पॉन्डिंग पी आर ही तो है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसका आंसर ए ऑप्शन होगा। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ रूट 6 एंड रूट 24 और साथ में 3 भी है यहाँ पे, तो इनको मल्टीप्लाई करना था। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? रूट 6 को 3 रूट 24 से मल्टीप्लाई करना था। तो देखो, ये जो आपका नंबर है 3, ये तो आप बाहर ही रखेंगे। ये दोनों पे रूट लगा हुआ है ना, इन दोनों पे, तो ये रूट के अंदर दोनों आ जाएंगे, क्योंकि एक्सपोनेंट का रूल में ये हाफ पावर है, ये भी हाफ पावर है। तो एक्सपोनेंट का रूल मैंने आपको बताया था ना, अगर इस पे भी m पावर और b पे भी m पावर है तो दोनों पे अगर पावर सेम है तो हम क्या करते हैं? पावर को एक बार लिखते हैं और a इंटू b अंदर ले लेते हैं। मल्टीप्लाई या डिवाइड में ये रूल लग जाता है। तो अगर पावर सेम है तो एक बार लिख दो और अंदर इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे इस पे पावर हाफ है, रूट का मतलब हाफ पावर, इस पे भी रूट है यानी हाफ पावर, तो मल्टीप्लाई है ना ये। तो ये रूट वाली पावर एक बार में लगा दो और इसको अंदर मल्टीप्लाई में ले लो। अब 6 के प्राइम फैक्टर कर लो 2 इंटू 3, 24 के प्राइम फैक्टर कर लो 2 2 2 3। देखो 2 2 जो 4, 2 8 3 24, ऐसे करके इसके प्राइम फैक्टर कर लेना। पहले 2 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 2 3 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर आ गए ना 2 2 3। अब आपको रूट का क्या होता है? देखो, ये 3 तो रूट से बाहर ही ऑलरेडी पहले से बाहर था, तो इसको तो बाहर ही रख लिया। जो रूट के अंदर थे उन्हीं को आपने प्राइम फैक्टर कर लिया। अब यहाँ पे 2 देखो कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है। तो रूट में कोई भी चीज़ ना अगर
पेयर में होती है, जैसे ये 2 2 बार है ना, तो इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, इन 2 2 में से एक 2 बाहर आ जाता है तो रूट हट जाता है, फिर इन 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा। ऐसे यहाँ भी 3 2 बार है ना, तो ये भी एक 3 बाहर आ जाएगा, और एक 3 तो ऑलरेडी था ही। अब इन सबको सारे रूट मल्टीप्लाई से, सारे रूट क्या हो गए, सारे नंबर्स जो है रूट से बाहर आ गए, क्योंकि सब पेयर में थे इसलिए सारे बाहर आ गए। अगर कोई अनपेयर्ड होता, सिंगल होता, तो वो रूट के अंदर ही रहता, बट यहाँ पे सारे पेयर है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 36। 3 3 9 2 18 2 36। तो ये ऑप्शन नंबर सी है आपका, सी ऑप्शन इसका करेक्ट था। किस किस का ये करेक्ट था, आंसर कमेंट कर के बताइएगा, कमेंट करके बताइए आंसर आपका ठीक है कि नहीं। नंबर 4 क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स एंगल इज एन एंगल हुज मेजर इज। रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं, जिसका वैल्यू 180 से 360 के बीच में होता है। 180 से ज़्यादा होना चाहिए, 360 से कम होना चाहिए, तो उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो रिफ्लेक्स एंगल कहाँ से कहाँ तक होता है, 180 से 360 के बीच में, यानी 180 से ज़्यादा 360 से कम, तो उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। व्हेन इक्वेशन 2x = 3 इज रिटन इन द फॉर्म ax + by + c = 0, तो बी की वैल्यू फाइंड करनी है आपको।